अच्छे हैं सर। ठीक है, तो आप परिचय दीजिए। सर मैं मुंगेर जिला का मूल निवासी हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर से ही हुई है। स्नातक में मैंने गणित विषय से जगजीवन राम श्रमिक महाविद्यालय से, जो तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है, स्नातक की उत्तीर्ण किया है मैंने वर्ष 2009 में। तदुपरांत मैं वर्ष 2011 से सरकारी सेवा में कार्यरत हूँ और वर्तमान में मैं कोलकाता सीमा शुल्क विभाग में इंस्पेक्टर के पोस्ट पर कार्य कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, आप मुंगेर जिले की विशेषता बताएंगे? हाँ सर, मुंगेर गंगा नदी के तट पर इसका जिला मुख्यालय बसा हुआ है। मुंगेर को योग नगरी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय भी है। साथ ही एशिया का सबसे पुराना जो तंबाकू उद्योग भी आईटीसी यहीं पर स्थापित है। और जो जमालपुर वर्कशॉप है, जहाँ पर पहले भाप इंजन बनता था, वह भी काफी पुराना है। साथ ही पर्यटन की दृष्टि से भी मुंगेर बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। जैसे कि यहाँ पे आप, यहाँ का किला बहुत ही प्रसिद्ध है। साथ ही एक शक्तिपीठ भी है यहाँ पर, सीताचरण है, अभ्यारण्य भी है यहाँ पर। और तो मैथ आपका सब्जेक्ट था जी सर। और आपने ऑप्शन लिया एलएसडब्ल्यू, जी सर। क्यों? तो सर इसके दो कारण हैं। सर्वप्रथम तो मैथ का जो मेरा सिलेबस था ग्रेजुएशन में, और ये बीपीएससी का सिलेबस में थोड़ा भिन्नता था। तो इसके लिए मुझे नए सिरे से मैथ भी पढ़ना मतलब मैथ पढ़ना पड़ता। और चूंकि एलएसडब्ल्यू में मैं जब पिछला कार्य कर रहा था, तो मुझे कारखाने वगैरह में ऑडिट करने का मौका मिलता था। तो वहां से एक जिज्ञासा मुझे बनी कि भाई ये सब सुविधाएं क्यों दी जाती है। तो वो मैंने पढ़ा एलएसडब्ल्यू में, तो मुझे एलएसडब्ल्यू रुचिकर लगा, इसलिए मैंने इसे लेने का निर्णय किया सर। पूछिए मैम, एलएसडब्ल्यू। एलएसडब्ल्यू आपका ऑप्शनल था? जी। अच्छा, तो उसमें वेतन और मजदूरी में डिफरेंस बता सकते हैं? जी मैडम, मजदूरी जो है वह दैनिक स्तर पर असंगठित क्षेत्र में दी जाती है, मुख्यतः ब्लू कॉलर जॉब वाले को। और वेतन जो है वह मासिक स्तर पर जो व्हाइट कॉलर जो जॉब हैं, जो लिपिकीय या पर्यवेक्षण करते हैं, उनको दी जाती है। गोल्ड कॉलर तो क्या होते हैं? जिसमें कि श्रम का प्रयोग ज्यादा होता है, जो शारीरिक क्रिया करते हैं, और जो मानसिक क्रिया करते हैं वो व्हाइट कॉलर जॉब कहलाता है। भारतीय संविधान में आपको कहाँ कहाँ लगता है कि श्रमिक के हित की बात की गई? भारतीय संविधान में जो हमारा मौलिक अधिकार है, साथ ही राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, दोनों में ही श्रमिकों के हित की बात की गई है। सबसे पहले तो एक नागरिक के स्तर पर जो भी अधिकार दिए गए हैं, और श्रमिक के स्तर पर भी बहुत सारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में उनकी चर्चा की गई है। अच्छा ठीक है। और बालकों के लिए जो 1886 का जो है श्रमिक निषेध वाला जो कानून है, तो उसको किस आर्टिकल के अंतर्गत लाया गया है? पार्डन मैडम, मैं सुना नहीं ठीक से, कौन सा? चाइल्ड लेबर एक्ट, जो एबॉलिशन एंड रेगुलेशन एक्ट है, वो किस आर्टिकल में आएगा? उसको अनुच्छेद 23 के अंतर्गत लाया गया है, और अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। बीपीएससी में इसका कहीं उल्लेख है क्या? बीपीएससी नीति में निर्देशक तत्व में इसका उल्लेख है कि नहीं? हाँ, नीति निर्देशक तत्व में पहले था कि जो 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे हैं, उनको निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए। साथ ही पोषण के लिए भी इनका जिक्र है कि बच्चों को पूर्ण जो है पोषण उपलब्ध हो, इसके लिए व्यवस्था की गई है। औद्योगिक विभाग क्या होता है? जब नियोजक और श्रमिक के बीच वैसा श्रम की शर्तों को लेकर या श्रम की दशाओं को लेकर कोई विवाद होता है, जो कि श्रमिक के पूरे समूह को प्रभावित करता है, तो उसे हम औद्योगिक विवाद कहते हैं। इसमें कौन कौन से पक्ष शामिल हो सकते हैं? किनके मत ये हो सकता है? जी, इसमें एक नियोजक होते हैं, एक श्रमिक होते हैं, और एक सरकार होते हैं। 3 पक्ष होते हैं।
कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है? हाँ, सामूहिक सौदेबाजी को औद्योगिक विवाद निपटाने का सबसे बड़ा टूल माना जाता है। इसके अंतर्गत नियोजक के प्रतिनिधि तथा श्रमिक के प्रतिनिधि आपस में बैठकर विवाद को सुलझाने के लिए सौदेबाजी करते हैं, जिसे कि हम सामूहिक सौदेबाजी कहते हैं। ट्रेड यूनियन की मान्यताओं के बारे में बात की जाती है, ये संविधान में कहीं लिखा है? सॉरी सर, वेज ट्रेड यूनियन होता है, ट्रेड यूनियन एक्ट कौन सा है बताइए? हाँ, श्रम संघ अधिनियम 1926 है सर। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, ये संविधान में कहीं इसको जगह मिला है? सर मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि नीति निर्देशक तत्व में शायद इसकी चर्चा है। मैं कंफर्म नहीं हूँ सर। अच्छा, जो ट्रेड यूनियन की बात करते हैं तो एक बोलते हैं रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन, और एक वैसे ही यूनियन होता है असंगठित टाइप से। ये रिकॉग्निशन का जो क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है? किसको एम्प्लॉयर रिकॉग्नाइज करता है, क्या क्राइटेरिया होता है? नहीं सर, अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा है सर, सॉरी सर। ये सुने हैं टर्म ना, रिकॉग्नाइज्ड यूनियन है या अनरिकॉग्नाइज्ड है? हाँ सर, वो श्रमिक जो एक संघ बनाते हैं, वो जब कहीं पंजीकृत कराते हैं, उनकी एक संस्था है जो उसमें वो पंजीकृत कराते हैं, तो वो शायद पंजीकृत श्रम संघ होते हैं। मुझे सर एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा है, सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं। कोरोना काल में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राष्ट्रों ने कुछ श्रम कानूनों में परिवर्तन किया है, दोनों में अंतर बता सकते हैं? अंतर तो मैं नहीं पता है मैडम, लेकिन कुछ श्रम के जो विधान है उनमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने कुछ छूट दिए हैं, जिसके तहत कि जो कोरोना काल में जो भी औद्योगिक मंदी आई है उससे बाहर निकला जा सके। अंतर एग्जैक्ट नहीं मैं बता पा रहा हूँ। ठीक है, क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं दोनों गवर्नमेंट के द्वारा, ये बताइए। 180 दिनों के लिए जो भी श्रम के विधान है उसको शायद सस्पेंड रखा गया है, और फिर उसमें कार्य के घंटे को बढ़ाया गया है कि कार्य के घंटे बढ़ाए जा सकते हैं। यही सब है मैडम, ज्यादा। और बिहार गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया है? बिहार गवर्नमेंट के द्वारा अभी तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई सर्कुलर तो नहीं आया है, लेकिन वह भी ऐसा करने पर विचार कर रही है शायद, जैसा मैंने सुना है। जी अच्छा, आत्मनिर्भर भारत की अभी वकालत चल रही है, उसमें अगर मुंगेर को हम देते हैं तो वो क्या कंट्रीब्यूशन कर सकता है इस ओर? मुंगेर एक कृषि प्रधान जिला है, तो जो आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत। आवाज आ रही है? जी सर, थोड़ा सर आवाज वो गूंज जा रहा है, इसलिए समझ में नहीं आ पा रहा है। सवाल आपको समझ में आया? मुंगेर का क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा आत्मनिर्भर भारत में? हम बोल रहे हैं आपका जो जिला है मुंगेर जी, वो आत्मनिर्भर भारत की ओर कैसे अपना भागीदारी निभा सकता है? कुछ पॉइंट बताइए जो मुंगेर की विशेषता हो, जिसके बल पर आप मुंगेर का योगदान भी बता सकते हैं। जी। तो मुंगेर एक कृषि प्रधान जिला है, तो यहाँ पर जो भी आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत जो भी प्रावधान किए गए हैं उसके अनुसार यहाँ पे MSMEs का एक सेक्टर बढ़ सकता है, साथ ही खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी यहाँ पे लग सकता है। और तीसरा, यहाँ कुछ औद्योगिक क्लस्टर की भी पहचान की गई है मुंगेर में, जैसे नारियल हस्तशिल्प, जूट हस्तशिल्प जो कि अभी बढ़ रहा है, साथ ही मशरूम के उत्पादन को लेकर भी क्लस्टर की पहचान की गई है, और एक जगह रेशम के उत्पादन को लेकर भी गंगटा एक जगह है मुंगेर के जिले में, तो वहां पे इन सब का उत्पादन किया जा रहा है, जिसको कि हम
आत्मनिर्भर भारत के तहत और बृहद रूप दे सकते हैं, और जिससे कि लोगों को आय सृजन में सहायता प्रदान होगी। अभी नेपाल से भारत का संबंध में खटास आया, इसका प्रतिकूल प्रभाव बिहार को सबसे ज्यादा पड़ने वाला है, किस रूप से आप देखते हैं? बिहार तथा नेपाल की जो है एक खुली सीमा है जहाँ पे कि लोग आवाजाही करते हैं, और बिहार के जो नेपाल से सटे हुए क्षेत्र हैं उनका मुख्य बाजार जो था वो नेपाल में था, जैसे मुझे कुछ लोग बताते हैं। तो अभी जो है वहाँ पे जो तनाव आया है, इसके कारण उनका आवागमन, जो मुक्त आवागमन है वो बंद हो गया है। साथ ही जो व्यक्ति व्यापार करते थे नेपाल से बिहार में, वो भी बंद हो गया है। तो ये सब लगता है कि, और साथ ही हिंसा की भी खबर आती है वहाँ के आसपास के क्षेत्रों में। तो मुझे लगता है कि बिहार, और साथ ही क्या है कि जो व्यापार होती है वह बिहार के होते हुए जाता है। जैसे जो भी पारगमन की सुविधा दी गई है नेपाल को, जो कोलकाता बंदरगाह से जो भी जाते हैं सामान इंपोर्ट किया हुआ उनका या एक्सपोर्ट किया हुआ सामान, तो उसमें बिहार के लोगों की मुख्य भूमिका होती है, उससे कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं लोग। तो ये सब यदि कम होगा तो मुझे लगता है कि आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से बिहार के लोगों को प्रभाव पड़ेगा। आप जो अभी जिस नौकरी में हैं उसमें आपका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? जी सर, मैं इंस्पेक्टर हूँ कोलकाता कस्टम्स में। क्या काम करते हैं? तो मेरा मुख्य काम है प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग गुड्स को मतलब करना, जो स्मगल गुड्स ना हो वो रोकना। और साथ ही इसमें बहुत सारे क्षेत्र हैं, तो ऑफिस वर्क भी रहता है। साथ ही साथ एयरपोर्ट पे तथा सी पोर्ट पे जो भी वेसल्स वगैरह आते हैं तो उनका निरीक्षण करना होता है। साथ ही जो एक्सपोर्ट होते हैं तो उनके सामानों का भी निरीक्षण करते हैं। ये सब काम रहता है। स्मगल्ड गुड्स में के लिस्ट में कितना लिस्ट है भारत के जो होम मिनिस्ट्री लॉन्च किया है उसमें? स्मगल्ड गुड्स का कोई लिस्ट नहीं है सर। यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्टेड गुड्स है और एक प्रोहिबिटेड गुड्स है। तो ये दो लिस्ट हैं। इसमें कुछ कुछ वस्तुओं को रखा गया है कि एक रेस्ट्रिक्टेड में है कि आप वह सामान भारत में ला सकते हैं, लेकिन वह कुछ मात्रा तथा कुछ शर्तों के अनुसार। और जो प्रोहिबिटेड गुड्स है उसमें है कि किसी भी शर्त पर आप उसे भारत के अंदर नहीं ला सकते हैं। बाकी सर स्मगल्ड गुड्स वही हुआ। केरला गवर्नमेंट और यूएई और केरला के बीच में गोल्ड का स्मगलिंग हुआ है। इसमें किस तरह क्या हुआ है, आप ज्यादा बढ़िया से बता सकते हैं, बताइए क्या हुआ है। तो सर मैंने नहीं सुना है, सॉरी सर, ये तो मैंने नहीं सुना, सॉरी। गोल्ड ले जाना है और ले आना, इसका क्या प्रोविजन है? गोल्ड का एक निश्चित मात्रा हम ला सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति भारत से बाहर 1 साल तक बाहर रहता है तो उसके बाद यदि वह भारत में पुनः प्रवेश करता है तो जो व्यक्ति है, जो जेंटलमैन है, वो 20 ग्राम तक यानी 50,000 रुपए की राशि तक आभूषण के रूप में ला सकते हैं। और महिला जो है वह 40 ग्राम या 1 लाख रुपए तक के आभूषण के रूप में नया ला सकते हैं। उससे ज्यादा जो है फिर उन्हें उस पर ड्यूटी देना पड़ेगा। EEZ सुने हैं क्या? सॉरी सर, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ या SEZ सर? सर आवाज नहीं आ रही है सर। EEZ, हाँ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक, हाँ सर, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं इसको। किसी भी देश का एक सीमा क्षेत्र होता है जहां तक कि वह अन्वेषण कर सकते हैं और वहां के भौतिक संपदा पर उनका अधिकार होता है, तो उसे हम सर क्या आवाज आ रही है आपको? हाँ सर आवाज आ रही है। अब ये परिभाषा है तो साउथ चाइना सी में डिस्प्यूट किस बात का है? साउथ चाइना सी में चीन अपना वर्चस्व जमाता है, और ये EEZ जो है वह हर देश यह चाहता है कि वह अपना सीमा का विस्तार करे इसके लिए।
तो साउथ जो चाइना सी है उसमें वह चीन कहता है कि पूरा क्षेत्र वह उसका है, उसके अधिकार के क्षेत्र में आता है। और अन्य देश भी अपना अपना क्लेम करते वो हैं। तो 200 किलोमीटर से दूर है। नहीं सर, 200 वो तो किलोमीटर वहां से लगभग 1000 किलोमीटर दूर है। हाँ सर, लेकिन वो अपना अधिकार होता है। कुछ ऐतिहासिक कारण वगैरह चीन बताता है कि उसकी पूरा साउथ चाइना सी जो है उस पर मेरा ही अधिकार है। और वहाँ जो मुख्यतः साउथ चाइना सी में खनिज के अधिक भंडार हैं, जिसका कि वह दोहन करना चाहता है, इसके लिए वो अपना अधिकार जमाता है। एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये जो नागरिकता संबंधी विवाद उठे हैं, है ना? जी सर। इसके पीछे आप राजनीतिक कारण मानते हैं, नैतिक कारण मानते हैं या संवैधानिक कारण मानते हैं? जो नागरिकता संबंधी विवाद है सर, वो मुझे लगता है कि कुछ लोग उसे दिग्भ्रमित कर रहे हैं, जो कि विवाद का मुख्य बिंदु रहा है जहाँ पे। हालांकि वैसा कुछ विवाद वाला विषय वस्तु है नहीं, क्योंकि उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो यहाँ पे रह रहे हैं उनके नागरिकता में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और साथ ही अन्य देशों के लोगों के कुछ जातिगत विशेष धर्मगत लोगों को यहाँ लाने की बात हो रही है, इसलिए इसका विरोध हो रहा है। एक चीज ये बताया जा रहा है कि ये धार्मिक अल्पसंख्यकों को